पिछले वीडियो में हम आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन तक बता दिए थे, जिसमें लिखित में पहले नंबर क्वेश्चन में 5 प्रश्न का उत्तर देना था, दूसरे नंबर क्वेश्चन में संधि विच्छेद करना था और तीसरा में संधि करना था। संधि विच्छेद और संधि मतलब हम आपको बताए थे कि संधि विच्छेद मतलब होता है एक शब्द को दो अलग अलग शब्दों में तोड़ना, और संधि कहने का मतलब होता है कि दो अलग अलग शब्दों को जोड़ करके एक शब्द बनाना। कहने का मतलब कि संधि विच्छेद मतलब तोड़ना और संधि मतलब जोड़ना। ठीक है, तो इसके बारे में संधि और विच्छेद के बारे में हम आपको विस्तार रूप से व्याकरण वाले वीडियो में बताने के लिए बोले थे। तो जब दूसरा नंबर चैप्टर समाप्त हो जाएगा उसके बाद व्याकरण में हम आपको संधि विच्छेद समास विग्रह कैसे करते हैं सारा कुछ हम आपको बता देंगे। तो चलिए फिलहाल हम लोग चौथा नंबर प्रश्न से देखना शुरू करेंगे। ठीक है, फिलहाल हम लोग यहाँ पर चौथा नंबर प्रश्न से देखना शुरू करेंगे। तो चौथा नंबर प्रश्न में है कि अधोलिखिता नाम पदा नाम स्ववाक्येषु संस्कृते प्रयोगम कुरुत, यानी कि नीचे लिखे गए जो पद हैं जो शब्द हैं उससे स्ववाक्येषु संस्कृते प्रयोगम कुरुत, वाक्य बनाना है संस्कृत भाषा में। ठीक है, नीचे लिखे गए जो शब्द है उससे संस्कृत भाषा में वाक्य बनाना है। तो कौन कौन सा शब्द है चौथे नंबर प्रश्न में आप लोग किताब में देखिएगा 6 शब्द दिया हुआ है। कौन कौन शब्द है? पहला है यद्यपि, उसके बाद है संप्रति, उसके बाद है अतीव, उसके बाद है महान और उसके बाद है नगरम और उसके बाद है अत्र। तो सबसे पहले यदि आप लोग को इस 6 शब्द का हिंदी में अर्थ मालूम है कि इसका मतलब क्या होता है तब आप लोग बड़े आराम से वाक्य बना लीजिएगा, लेकिन जब हिंदी में अर्थ मालूम नहीं रहेगा तब आपको थोड़ा परेशानी हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम आपको हिंदी में अर्थ ही बता देते हैं। तो देख लीजिए, ध्यान से आप लोग देखिएगा, बहुत ही बारीकी से हम आपको समझाएंगे और आपको भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहला है यद्यपि। यद्यपि मतलब होता है फिर भी या जबकि। ठीक है, यद्यपि मतलब क्या होता है? फिर भी या जबकि। उसके बाद है संप्रति। संप्रति मतलब होता है आजकल या बहुत जल्द। ठीक है, आजकल या बहुत जल्द। इसके बाद हम आपको वाक्य भी बताएंगे, लेकिन पहले हम आपको हिंदी में अर्थ बता देते हैं। उसके बाद है अतीब। अतीब कहने का मतलब होता है बहुत। जैसे आप लोग हिंदी में बोलते होंगे कि वह अति प्रसन्न है, मतलब वह बहुत प्रसन्न है, तो उसी को यहाँ पर अतीब लिखा गया है। उसके बाद होता है महान। महान कहने का मतलब तो आप लोग जान ही रहे होंगे, हमारा देश महान है, तो महान कहने का मतलब आप लोग समझ रहे हैं। उसके बाद है नगरम। नगरम मतलब होता है शहर या फिर नगर भी हम लोग बोलते हैं। और अत्र। अत्र मतलब होता है यहाँ। तो 6 जो शब्द यहाँ पर दिया हुआ है, तो 6 शब्द का हम आपको हिंदी में अर्थ बता दिए। अब वाक्य किस प्रकार से बनाएंगे बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। जैसे है यद्यपि। यद्यपि मतलब क्या बताएं हम आपको? फिर भी या जबकि। हिंदी में अर्थ आप लोग जरूर लिख लीजिएगा। तो हम लोग इसका वाक्य क्या बनाएंगे? यद्यपि सः विद्यालयम न अगच्छत, फिर भी वह विद्यालय नहीं आता है। या फिर इसका दूसरा भी हम लोग वाक्य बना सकते हैं, यद्यपि गोपाल निर्धन अस्ति पर ईमानदार अस्ति। यानी कि इसका हिंदी अर्थ क्या हुआ? जबकि गोपाल गरीब है फिर भी ईमानदार है। ठीक है, जबकि गोपाल गरीब है पर ईमानदार है। या फिर यद्यपि सः विद्यालयम न अगच्छत। ठीक है, उसके बाद दूसरा है संप्रति। संप्रति का हिंदी अर्थ हम आपको बताए आजकल या बहुत जल्द। तो क्या हो जाएगा? संप्रति गृहे अशांति न अस्ति। आजकल घर में अशांति नहीं है। यहाँ पर आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा, यह जो अस्ति लिखा हुआ है और नीचे यहाँ पर जो आसित लिखा हुआ है, अस्ति का हिंदी अर्थ होता है और आसित मतलब होता है था। ठीक है, कल बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट में पूछ रहे थे कि सर अस्ति और आसित में क्या अंतर है, अस्ति मतलब क्या होता है और आसित मतलब क्या होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अस्ति मतलब होता है, ठीक है, और आसित मतलब क्या होता है? था होता है। अस्ति जो है वह वर्तमान काल में है और आसित भूतकाल में चला जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो यद्यपि का बता दिए, संप्रति का बता दिए। अब उसके बाद है अतीब। अतीब मतलब हम आपको बताए बहुत। तो इसका वाक्य क्या बन जाएगा? सः अतीब प्रसन्न अस्ति, वह बहुत प्रसन्न है। अतीब मतलब बहुत। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर हिंदी में अर्थ मालूम है तो आप लोग खुद से भी वाक्य बना सकते हैं। उसके बाद है महान। तो महान से क्या बन जाएगा? अशोक महान राजा अस्ति, यानी कि अशोक महान राजा था। उसके बाद है नगरम। नगरम मतलब शहर। तो क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र प्राचीन नगरम अस्ति। पाटलिपुत्र यानी कि पटना, प्राचीन मतलब पुराना शहर है। पाटलिपुत्र जो है वह पुराना शहर है। और उसके बाद हो जाएगा अत्र। अत्र मतलब यहाँ। तो यहाँ से तो आप लोग बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। वह यहाँ आ रहा है, वह वहाँ जा रहा है, मैं यहाँ आज आऊँगा। ठीक है, तुम वहाँ पर खड़े मत हो, सः अत्र न तिष्ठति। इस प्रकार से आप लोग बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। अत्र से अत्र मतलब तो यहाँ होता है, इसका सिंपल सा वाक्य बन जाएगा सः अत्र न तिष्ठति। ठीक है, चलिए,
तो कुल मिलाकर के 6 शब्द का हम आपको हिंदी में अर्थ बता दिए और इससे वाक्य भी बनाने के लिए आपको हम बता दिए। तो उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग यदि यह 6 शब्द पूछा जाएगा तो बड़े आराम से आप लोग वाक्य बना लीजिएगा। अब चलिए उसके बाद है कि रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी कि खाली स्थानों को भरें। तो खाली स्थान में यहाँ पर क्या भरा जाएगा इसके बारे में आपको बताना है। तो जैसे देख लीजिए, सबसे पहला आप लोग अपने किताब में देखिएगा लिखा हुआ है कि गंगायाः उपरि गांधी सेतुर नाम, उसके बाद खाली स्थान है। कहाँ पर? यहाँ पर आपका खाली स्थान है। और उसके बाद है महादेशस्य दीर्घतमं सेतु अस्ति। इसका हिंदी में अर्थ हुआ कि गंगा नदी के ऊपर जो गांधी सेतु बनाया हुआ है वह कौन से महादेश का सबसे बड़ा सेतु है। ठीक है, क्या हो जाएगा? गंगा के ऊपर जो गांधी सेतु पुल बनाया गया है वह कौन से महादेश का सबसे बड़ा पुल है। 2 ऑप्शन दिया हुआ है, अफ्रीका और एशिया। तो इसमें क्या भरा जाएगा? एशिया, यानी कि जो गांधी सेतु है वह एशिया का सबसे बड़ा पुल है। तो इस खाली स्थान में एशिया भरा जाएगा। अब चलिए ख नंबर देख लेते हैं। आप लोग किताब देखते रहिएगा तभी आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब दूसरा प्रश्न है कि पाटलिपुत्र नगरे प्रसिद्धम खाली स्थान अस्ति, यानी कि पाटलिपुत्र जो नगर है वह किसके लिए प्रसिद्ध है। 2 ऑप्शन दिया हुआ है, ताजमहल के लिए कि गोल गृहम के लिए, यानी कि गोल घर के लिए। तो आप सभी लोग जानते हैं कि ताजमहल तो आगरा में है, लेकिन गोल घर कहाँ है? तो पटना में है। तो पाटलिपुत्र नगर जो है वह किस लिए प्रसिद्ध है? तो गोल घर के लिए। तो इसमें गोल घर भरा जाएगा। अब उसके बाद ग नंबर हम लोग देख लेते हैं। ग नंबर यहाँ पर, तो ग नंबर कह रहा है कि पाटलिपुत्रस्य नामांतरम खाली स्थान प्राप्यते, यानी कि पाटलिपुत्र का और दूसरा नाम क्या प्राप्त है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि कुसुमपुर। पाटलिपुत्र का दूसरा नाम क्या है? तो कुसुमपुर भी है, कुसुमपुर भी है, हम आपको बताए थे। इसके अलावा पाटलीग्राम भी है, लेकिन यहाँ पर 2 ऑप्शन दिया गया है, कुसुमपुर और माधवपुरम। तो माधवपुरम तो नहीं है, तो कुसुमपुर इसमें भरा जाएगा। उसके बाद घ नंबर आप लोग देख लीजिए। घ नंबर है कि कौमुदी महोत्सव गुप्त शासन काले अतीव प्रचलित। ठीक है, कौमुदी महोत्सव, तो यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है और इसमें कह रहा है कि कौमुदी महोत्सव किसके शासनकाल में अधिक प्रचलित था। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है, आंग्ल शासन काले और गुप्त शासन काले। तो हम आपको बताए थे कि जो कौमुदी महोत्सव है वह गुप्त शासन काल में बहुत अधिक प्रचलित था। तो खाली स्थान में गुप्त काले भरा जाएगा। और उसके बाद 5वां नंबर प्रश्न है कि पाटलिपुत्रस्य खाली स्थान दिशि गंगा नदी प्रवहती, यानी कि पाटलिपुत्र नगर जो है यानी कि पटना के कौन से दिशा में गंगा नदी बहता है। 2 ऑप्शन दिया गया है कि पूर्व श्यामा या फिर उत्तर श्यामा, यानी कि पूर्व दिशा में कि उत्तर दिशा में। तो आपको हम बताए हैं कि पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहता है। तो इसमें क्या भरा जाएगा? उत्तर श्याम भरा जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर हम उत्तर श्याम भर दिए हैं, पाटलिपुत्रस्य उत्तर श्यामा दिशि गंगा नदी प्रवहती। अब उसके बाद 6ठा नंबर है कि गोविंद सिंह सिख संप्रदायस्य खाली स्थान गुरु आसित, यानी कि गुरु गोविंद सिंह जो है वह सिख संप्रदाय के केमा गुरु हैं, यानी कि कौन से गुरु हैं। ऑप्शन में है कि प्रथम या फिर 10वां, यानी कि गुरु गोविंद सिंह प्रथम गुरु हैं, यानी कि पहला गुरु हैं कि 10वां गुरु हैं। तो आपको याद रखना चाहिए कि जो गुरु गोविंद सिंह हैं उनका 10वां गुरु है, यानी कि जो सिख समुदाय है उनका 10वां गुरु हैं। तो यहाँ पर 10म भरा जाएगा। ध्यान रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह का नाम इसलिए आया है क्योंकि पटना साहिब में गुरु गोविंद सिंह का मकबरा है, वहाँ पर गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, इसलिए पटना साहिब को गुरु गोविंद सिंह के नाम से प्रख्यात है, यानी कि पटना साहिब को गुरु गोविंद सिंह के नाम से ही हम लोग जानते हैं। और जो गुरु गोविंद सिंह हैं वह सिख समुदाय के 10वें गुरु हैं। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? 10वां भरा जाएगा। तो यह 6 प्रश्न जो कि रिक्त स्थान को भरना था आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। एक एक प्रश्न हम आपको बहुत ही बारीकी से समझा रहे हैं ताकि आपको एक एक बात अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। चलिए थोड़ा सा हम किताब पर चलते हैं और किताब पर जाकर के भी आपको इस खाली स्थान को बता देते हैं। देखिए, हम आपको यही वाला प्रश्न बता रहे थे कि रिक्त स्थानानि पूरयत, यहाँ पर सभी जगह खाली स्थान दिया है और इधर आप लोग देख रहे हैं कि 2-2 ऑप्शन दिया हुआ है और यही 2 ऑप्शन में से चुन करके आपको भरना रहता है। जैसे पहला में क्या भरा जाएगा? एशिया भरा जाएगा, हम आपको अभी बताए। उसके बाद दूसरा में क्या भरा जाएगा? पाटलिपुत्र नगरे प्रसिद्ध है गोल गृहम अस्ति, दूसरा में गोल गृह हो जाएगा, यानी कि गोल घर के लिए पटना प्रसिद्ध है। उसके बाद ग नंबर में बताया कि पाटलिपुत्रस्य नामांतरम खाली स्थान प्राप्नोति, तो इसका सही
सही जवाब हो जाएगा कि कुसुमपुर है। चलिए उसके बाद घ नंबर है कि कौमुदी महोत्सव खाली स्थान अतीव प्रचलित है, यानी कि गुप्त के शासनकाल में, गुप्त शासनकाल में कौमुदी महोत्सव अधिक प्रचलित था। उसके बाद बताया कि पाटलिपुत्रस्य खाली दिशि गंगा नदी प्रवहति, तो उत्तर श्याम यानी कि उत्तर दिशा में गंगा नदी बहता है। अब उसके बाद है कि गोविंद सिंह सिख संप्रदायस्य खाली स्थान गुरु आसित, तो 10वां गुरु आसित, यानी कि गुरु गोविंद सिंह सिख के 10वें गुरु हैं। तो चलिए 5वां नंबर प्रश्न तक तो आपका समाप्त हो गया। अब उसके बाद आप लोग यहाँ से देख लीजिए 6ठा नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदानि आधारीकृत प्रश्न निर्माण कुरुत, यानी कि आपको यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, ठीक है, उत्तर दिया हुआ है और इससे आपको प्रश्न बनाना है। जैसे हम उत्तर में आपको बता दिए कि बिहार की राजधानी पटना है, ठीक है, तो हम आपको आंसर बता दिए कि बिहार की राजधानी पटना है। तो यदि इससे हमको प्रश्न बनाना रहेगा तो क्या बनेगा, तो प्रश्न यही बनेगा कि बिहार की राजधानी कहाँ है, क्योंकि हम तो आपको पहले जवाब बता दिए कि बिहार की राजधानी पटना है, तो इसका प्रश्न क्या हो जाएगा, बिहार की राजधानी कहाँ है। उसी प्रकार से है, देख लीजिए, जैसे क नंबर में है कि तत्र तीर्थयात्राणि दर्शनार्थ मायन्ति, कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं, और जो नीचे अंडरलाइन किया गया है ना, इसके जगह पर ही आपको क्वेश्चन का उपयोग करना है, यानी कि कोई ऐसा शब्द, कोई ऐसा पद लगाना है जिससे कि यह क्वेश्चन बन जाए, प्रश्न बन जाए। तो क्या हो जाएगा, इसका हिंदी अर्थ हुआ कि यहाँ पे तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं, तो इसका प्रश्न हम लोग क्या बना देंगे कि यहाँ पे तीर्थयात्री किस लिए आते हैं, तब ना इसका जवाब होगा कि यहाँ पे तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर आंसर दिया हुआ है और इससे आपको प्रश्न बनाना है। तो चलिए इसका आंसर हम आपको बताते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि पहला नंबर प्रश्न है कि तत्र तीर्थयात्राणि दर्शनार्थ मायन्ति, यहाँ पे तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं, तो इसका क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि तत्र कह दर्शनार्थ मायन्ति, यहाँ पे कौन दर्शन के लिए आते हैं, इसका प्रश्न तो यही ना बनेगा कि यहाँ पे कौन दर्शन के लिए आते हैं, तब ना इसका उत्तर होगा कि यहाँ पे तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। उसी प्रकार से ख नंबर है कि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र परिमितिम जीर्णताम्पन भूतम, यानी कहने का मतलब हो गया कि मध्यकाल में पाटलिपुत्र हजारों वर्ष तक जीर्ण स्थिति में रहा। क्या रहा, जीर्ण स्थिति में रहा। मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र परिमिति, देखिए वर्ष सहस्त्र कहने का मतलब होता है हजारों वर्ष तक, क्या होता है, हजारों वर्ष तक, और जीर्ण शीर्ण अवस्था में रहा। हम आपको जब अर्थ बता रहे थे तो वहां पर बताए थे कि मध्यकाल में पाटलिपुत्र हजारों वर्ष तक जीर्ण स्थिति में पड़ा रहा। तो क्या हो जाएगा इसका प्रश्न, यदि हम लोग इसका प्रश्न बताएंगे तो क्या हो जाएगा, तो प्रश्न यही ना हो जाएगा कि कौन से काल में पाटलिपुत्र यानी कि पटना जो है वह हजारों वर्ष तक जीर्ण स्थिति में रहा। तो इसका क्या जवाब हो जाएगा कि कौन से काल में। तो हम लोग इसका प्रश्न क्या बनाएंगे कि कौन से काल में, तब ना इसका उत्तर होगा कि मध्यकाल में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि कस्मिन् काले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र परिमिति जीर्णताम पण्यभूतः, कहने का मतलब हुआ कि किस काल में पटना हजारों वर्ष तक जीर्ण स्थिति में रहा। उसके बाद ग नंबर प्रश्न आप लोग देख लीजिए, मुगल काले पाटलिपुत्रस्य समुद्धारो जातः, ठीक है, मुगल काले पाटलिपुत्रस्य समुद्धारो जातः, मुगल काल में पाटलिपुत्र समृद्धिया उजागर हुआ। जो ग नंबर प्रश्न है आप लोग इसको देखिए, यहाँ पर ग नंबर प्रश्न है, मुगल काले पाटलिपुत्रस्य समुद्धारो जातः, मुगल काल में पाटलिपुत्र समृद्धिया उजागर हुआ। तो इसका प्रश्न क्या बनेगा कि कौन से काल में, या फिर इसका दूसरा प्रश्न क्या बनेगा कि मुगल काल में कौन समृद्ध हुआ, तो मुगल काल में पाटलिपुत्र समृद्ध हुआ। इसका तो क्वेश्चन यही बनेगा क्योंकि आंसर दिया हुआ है कि मुगल काल में पाटलिपुत्र समृद्ध हुआ, तो इसका प्रश्न बनेगा कि मुगल काल में कौन समृद्ध हुआ, तो पाटलिपुत्र समृद्ध हुआ। तो इसका प्रश्न क्या बन जाएगा, मुगल काले कस्य समृद्ध हो जाता है, मुगल काल में कौन समृद्ध हुआ। चलिए अब उसके बाद घ नंबर कह रहा है कि तत्र सर्वे जना आनंद मग्ना अभूवत, वहां सभी लोग आनंद मग्न या फिर प्रसन्न थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वहां सभी लोग आनंद मग्न थे। तो इसका प्रश्न हम लोग यदि बनाएंगे तो इसका प्रश्न क्या बन जाएगा कि तत्र सर्वे जना केन अभूवन, वहां सभी लोग क्या थे, तो वहां सभी लोग आनंद मग्न थे। तो आपको उत्तर दिया हुआ है और इससे प्रश्न बनाना है, तो काफी आसान है। उसके बाद 5वां नंबर देख लीजिए, कह रहा है कि तत्र भगवान बुद्ध बहुकृत्वा समागतः, यानी कि वहां भगवान बुद्ध बहुत बार आए, यहाँ भगवान बुद्ध बहुत बार आए। तो इसका
अगर हम लोग प्रश्न बनाएंगे तो क्या प्रश्न बन जाएगा कि तत्र कह बहुवृद्ध समागता, और वहाँ कौन बहुत बार आए, तब ना इसका जवाब होगा कि वहाँ भगवान बुद्ध बहुत बार आए। तो सिर्फ भगवान बुद्ध के जगह पर क्या लग जाएगा, तो कह लग जाएगा, यानी कि कौन आए, तो भगवान बुद्ध आए। उसी प्रकार से 4 नंबर, नगरस्य शोभा अशोकस्य समय सुतराम समृद्धतम। ठीक है, क्या है, नगरस्य शोभा अशोकस्य समय सुतराम समृद्धतम, यानी कि नगर की शोभा अशोक के समय में अधिक समृद्ध था। नगर की शोभा अशोक के समय में, तब इसका यदि प्रश्न बनाएंगे तो क्या बनेगा कि नगर की शोभा किसके समय में अधिक समृद्ध था, तब ना इसका जवाब होगा कि नगर की शोभा अशोक के समय में अधिक समृद्ध था। तब इसका क्या आंसर हो जाएगा, नगरस्य शोभा कस्य समय सुतराम समृद्धतम, यानी कि नगर की शोभा किसके शासन काल में अधिक समृद्ध था, तब ना इसका आंसर होगा कि अशोक के समय में। तो कुल 6 प्रश्न दिया हुआ था, यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 6 उत्तर दिया हुआ था और जिससे आपको प्रश्न बनाना था। तो काफी आसान है, उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग बना लीजिएगा। अब उसके बाद चलिए अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि रेखांकित पदेषु प्रयुक्ता विभक्तिम लिखत। यहाँ पर जो रेखांकित पद दिए हुए हैं इससे आपको विभक्ति लिखना है। तो देखिए सिंपल तरीके से हम आपको बताते हैं, यदि आपको बालक शब्द का रूप याद है तब आप लोग बड़े आराम से इसको कर सकते हैं, लेकिन अगर बालक शब्द का रूप नहीं याद है तब आप लोग को थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। कैसे दिक्कत होगा, बस आप लोग यहाँ पर ध्यान से समझिए। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है काले काले, आप लोग देखिएगा अपने किताब में काले काले को अंडरलाइन किया गया है कि काले काले उत्सवा भवंती अस्म, और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि काले काले कौन सा विभक्ति है। आप लोग बालक शब्द के सप्तमी विभक्ति में देखे होंगे, लिखा रहता है बालके बालकयो बालकेशु, लिखा हुआ रहता है सप्तमी विभक्ति में। यदि आप लोग को उस बालक शब्द का रूप अच्छे तरीके से याद होगा तो सप्तमी विभक्ति को जरा याद करिए, वहां पर रहता है कि बालके बालकयो बालकेशु। शब्द रूप कैसे याद करते हैं इसका एक ट्रिक हम आपको बता दिए हैं, उसका नीचे कमेंट में हम पिन कर देंगे, उसका लिंक आप लोग जरूर देख लीजिएगा। उससे आपको क्या हो जाएगा कि ट्रिक की सहायता से आप लोग शब्द रूप याद रख सकते हैं। तो चलिए फिलहाल हम लोग यहाँ पर प्रश्न में आते हैं। आप लोग कमेंट में जरूर देख लीजिएगा, कमेंट में हम लोग सबसे ऊपर में ही पिन कर देंगे उसको, आप लोग वहां से जाकर के लिंक पे क्लिक करके आप लोग सीधे देख लीजिएगा कि ट्रिक क्या है बालक शब्द का रूप याद करने का। तो आप लोग को यदि बालक शब्द का रूप याद है तब विभक्ति आप लोग बड़े आराम से लिख सकते हैं। जैसे काले, तो देखिए बालके, बालके अंतिम में क्या लग रहा है, ए लग रहा है, तो यहाँ पर काले है तो यह सप्तमी विभक्ति हो जाएगा। उसी प्रकार से ख नंबर क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि तस्य संकेतम अनेकेषु ग्रंथेषु लभ्यते, तो यहाँ पर जो तस्य लिखा हुआ है वो वह कौन सा विभक्ति है। तो आप लोग बालक शब्द के छठी विभक्ति को याद करिए, वहां पर क्या कह रहा है बालकस्य बालकयो बालकानाम, अस्य लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बालकस्य बालकस्य, तो वहीं से बन गया तस्य, तो यह षष्ठी विभक्ति हो जाएगा। उसी प्रकार से ग नंबर है नगरम, तो बालकम आपको याद होगा, नगरम की जगह क्या होता है बालकम हो जाएगा, तो यह द्वितीय विभक्ति हो जाएगा। आप लोग बालक के दूसरे विभक्ति को याद करिए, वहां पर बालकम आ जाएगा, ठीक है, तो यह प्रथमा या द्वितीय विभक्ति हो जाएगा। उसके बाद घ नंबर कौमुदी महोत्सव है, यह प्रथमा हो जाएगा। उसके बाद दुर्गा पूजा अवसरे है, तो यह सप्तमी हो जाएगा, क्योंकि बाल के यहाँ पर अंतिम में जो ए लगा हुआ है इसके वजह से यह सप्तमी में चला जाएगा। तो कुल मिलाकर के यदि आप लोग को बालक शब्द का रूप याद है तब आप लोग विभक्ति बड़े आराम से लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके बाद एक लास्ट प्रश्न बच गया है जो कि क्या है, मिलान करने के लिए है। आपको यहाँ पर मिलान करना है, ठीक है, कुल मिला करके यहाँ पर 6 वर्ड यानी कि 6 शब्द दिए हुए हैं जिससे कि आपको मिलान करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मिलान कर लेते हैं। मही, मही का अर्थ होता है पृथ्वी, तो देख लीजिए दूसरी तरफ यहाँ पर मही लिखा हुआ है। जैसे चलिए हम आपको किताब पर लेकर के चलते हैं। जैसे आप लोग यहाँ से समझिएगा, सबसे पहला जो वर्ड दिया हुआ है मही, मही का मतलब पृथ्वी होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, मही का मतलब क्या होता है, पृथ्वी होता है, तो मही से हम लोग पृथ्वी को मिला देंगे। उसके बाद है सुतराम, सुतराम मतलब होता है बहुत कम, सुतराम मतलब क्या होता है, बहुत कम होता है, तो बहुत कम का उल्टा क्या हो जाएगा, अत्यधिक कम, मतलब बहुत अधिक हो जाएगा। उसके बाद है पुरंदरह, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, पुरंदरह मतलब भगवान इंद्र होते हैं, पुरंदरह मतलब इंद्र को बोला जाता है, तो पुरंदरह से हम लोग इंद्र को मिला देंगे। उसके बाद है अन्यतमम, उसके बाद क्या है अन्यतमम, अन्यतमम मतलब होता है बहुत सारा, तो बहुत सारा का क्या हो जाएगा, अन्यतमम का एक तमम यानी कि एक गो से हो जाएगा बहुत सारा, तो अन्यतमम का उल्टा क्या हो जाएगा, एक तमम। उसके बाद है उत्कृष्टा, तो उत्कृष्टा को तो देखने से आपको लग रहा है कि उत्कृष्टा का प्रकृष्टा हो जाएगा। उसके बाद है आगतः, तो आगतः का क्या हो जाएगा, अगच्छतः हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के आप लोग इस प्रकार से मिला दीजिएगा। चलिए एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। मही मतलब क्या होता है, पृथ्वी होता है, तो मही से हम लोग पृथ्वी को मिला दिए।
सुतराम मतलब बहुत कम होता है, तो इसे बहुत अधिक हो जाएगा, तो हम लोग अत्यधिकम को मिला दिए। उसके बाद पुरंदरा है, तो पुरंदरा कहने का मतलब इंद्र होता है, तो पुरंदरा से इंद्र को मिला दिए। उसके बाद अन्यतमम है, तो अन्यतमम का मतलब होता है बहुत सारा, तो इससे एक हो जाएगा, तो चलिए एक तमम हो गया। उसके बाद उत्कृष्टा है, तो उत्कृष्टा से हम लोग प्रकृष्टा को मिला देंगे, तो उत्कृष्टा से प्रकृष्टा को मिला दिए। उसके बाद आगतः, तो आगच्छत हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहीं पे आपका चैप्टर समाप्त हो जाता है। यह सबसे आखिरी प्रश्न था, ठीक है। अब यहाँ से आपका यह पूरा चैप्टर समाप्त हो जाता है। तब उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस पूरे चैप्टर को भली भांति समझ गए होंगे। एक एक प्रश्न हम आपको बता दिए, कुल 8 प्रश्न दिया हुआ था। देख लीजिए आप लोग, सबसे 8वें नंबर यानी कि सबसे अंतिम नंबर प्रश्न यही था, जिसमें कि आपको मेलनम कृत यानी कि मिलान करना था। तो उम्मीद करते हैं कि यह पूरा चैप्टर आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। अगर इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तब आप लोग उसका आंसर अब दे दीजिएगा। अब चलिए अगले वीडियो में इस चैप्टर से संबंधित सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम आपको बता देंगे। ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी भाषा में पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वह संस्कृत में पूछा जाता है, लेकिन जब हम लोग संस्कृत भाषा पढ़ रहे हैं तो इसमें कुछ ना कुछ तो संस्कृत रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि आपके सामने यदि 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें 50 का आपको आंसर देना रहेगा तो 100 में 100 क्वेश्चन हिंदी में ही रहेगा। नहीं, 100 में से 80 क्वेश्चन हिंदी में रहेगा, तो 20 क्वेश्चन संस्कृत में भी रहेगा। आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यदि आप लोग को संस्कृत वाला नहीं देना है तो हिंदी वाला ही कोई चुन के आंसर दे दीजिए, क्योंकि आपके सामने तो डबल ऑप्शन रहते हैं। आपको 50 क्वेश्चन बनाना रहता है, जिसमें से 100 क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहता है, मतलब 100 में से आपको 50 क्वेश्चन ही चुन के बनाना रहता है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग यह पूरा वीडियो या पूरा चैप्टर अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगले क्लास में हम पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी समाप्त कर देंगे। उसके बाद पाटलिपुत्र वैभवम वाला चैप्टर जो है वह पूर्ण रूप से आपका समाप्त हो जाएगा।